नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। 1500 ऑक्सीजन संयंत्र शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.2% हुई। गुजरात में स्कूलों की 12वीं कक्षा और कॉलेज 15 जुलाई से खुलेंगे। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 16 जुलाई से खोलने का निर्णय। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल और देहरादून के होटलों में 50% की सीमा निर्धारित की। यूरोपीय संघ के 15 देशों ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराकर विंबलडन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। फाइनल में कल इटली में मातेओ बेरेतिनी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स फाइनल में आज एश्ले बार्टी का मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को पहले T20 मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से हराया। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश भर में ऑक्सीजन संयंत्र जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल एक बैठक में देश भर में ऑक्सीजन की स्थिति और उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की समीक्षा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को देश में PSA ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की प्रगति की जानकारी दी। देश भर में 1500 से अधिक ऐसे ऑक्सीजन संयंत्र PM केयर्स फंड के सहयोग से स्थापित किए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन संयंत्रों के शुरू होने के बाद देश भर में 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन सुविधा युक्त बिस्तर उपलब्ध हो जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों के संचालन और रखरखाव के बारे में अस्पताल कर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक जिले में प्रशिक्षित कर्मी उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने कोविड के प्रति एहतियाती उपायों में किसी भी तरह की ढील नहीं देने की अपील की है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि खतरा अभी टला नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिबंधों में छूट के दौरान कोविड नियमों की अनदेखी पर गहरी चिंता व्यक्त की है। श्री अग्रवाल ने ब्रिटेन, रूस और बांग्लादेश सहित कुछ ऐसे देशों का हवाला दिया जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति पर संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि देश में कोविड के दैनिक मरीज लगातार कम हो रहे हैं और पिछले 7-8 सप्ताह से स्वस्थ होने की दर में भी वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में 43,393 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप देखें जहां 1 से 7 मई वाले हफ्ते में देश में ऑन एन एवरेज 3,89,800 केसेस ऑन ए डेली बेस रिपोर्ट हुए थे, उसमें काफी कमी नोट की जा रही है। और अगर हम देखें कि 22% घटाव, 23%, 33%, फिर 31% और इससे घटते घटते कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले एक हफ्ते में भी 9% गिराव ओवरऑल जो केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें नोट किया गया है।
नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि लोगों को कोविड से बचाव के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। पर्यटन स्थल सहित सभी जगहों पर मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी तरह की लापरवाही के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। Where crowds are mingling, social distancing is not being maintained, masks are not being worn, and this has been highlighted in no less a place as the cabinet meeting taken by the Honorable Prime Minister yesterday. So एक बार ये अपील है कि इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए। प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं। थोड़े ही जिलों में सिचुएशन खराब है, यह हम मानते हैं। हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है और वो मौका अगर हम देंगे जिससे वायरस फैलता है, दैट इज समथिंग विच वी कैन नॉट अफोर्ड। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 37 करोड़ से अधिक टीके लगाकर एक और कीर्तिमान स्थापित किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि बताई है। इस बीच देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.2% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 44,000 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए। महामारी से अब तक 2 करोड़ 98 लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 911 कोविड मरीजों को जान गंवानी पड़ी। महामारी से मरने वालों की संख्या 4,05,939 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि यूरोपीय संघ के 15 देशों ने अब भारतीय सीरम संस्थान द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके को मान्यता दी है। उनकी ये टिप्पणी बेल्जियम द्वारा कल कोविशील्ड टीके को मान्यता दिए जाने के बाद आई है। स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने पहले यात्रा प्रवेश के लिए कोविशील्ड को हरी झंडी दी थी। उधर एस्टोनिया ने इस बात की पुष्टि की है कि वो यात्रा के लिए भारत सरकार के सभी टीकों को मान्यता देगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। हरियाणा सरकार ने कोविड की स्थिति में सुधार को देखते हुए 16 जुलाई से स्कूलों को खोलने का निर्णय किया है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने बताया कि राज्य शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा तक कक्षाएं शुरू करने का फैसला किया है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। श्री कंवर पाल ने कहा कि हरियाणा में कोरोना की स्थिति पूरी तरह सामान्य है और नए मामले बहुत कम आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य बनी रहती है तो बाकी कक्षाओं के लिए भी स्कूल खोल दिए जाएंगे। गुजरात सरकार ने 12वीं कक्षा, कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में 15 जुलाई से कक्षाएं संचालित करने का फैसला किया है। कक्षाएं 50% क्षमता के साथ शुरू होंगी। ये फैसला कल गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आधिकारिक सूचना के अनुसार वर्गखंड के अंदर छात्रों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी, लेकिन छात्रों के लिए उपस्थित रहना अनिवार्य नहीं होगा। इस बीच संक्रमण की स्थिति में सुधार के चलते राज्य सरकार ने कोविड संबंधित अनेक नियंत्रणों में और रियायतें की घोषणा की है, जिसके अनुसार आज से राज्य के 36 के बजाय सिर्फ 8 शहरों में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा।
शादी के समारोह में अब 150 लोग शामिल हो सकेंगे। कोविड के नियमों के पालन के साथ नौकरियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। 9वीं क्लास के ऊपर के छात्रों के लिए ट्यूशन और कोचिंग क्लास 50% क्षमता से शुरू किए जा सकेंगे। सिनेमा हॉल और थिएटरों को 60% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तराखंड सरकार ने नैनीताल और देहरादून में होटलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किए जाने का निर्देश जारी किया है। राज्य में पर्यटकों की बड़ी संख्या में पहुंचने के बाद ये निर्णय किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि मास्क नहीं पहनने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। राज्य सरकार कोविड दिशा निर्देश लागू करने के हर संभव प्रयास कर रही है। देश के मैदानी भागों में तेज गर्मी और लू तथा कोरोना की दूसरी लहर में कमी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा था कि कोविड की दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है और देश के 66 जिलों में 8 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह में संक्रमण दर 10% से अधिक थे। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड दिशा निर्देश सख्ती से लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिया है कि राज्य में आने वाले पर्यटकों से कोविड सावधानियों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कल शिमला में उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी पर्यटकों पर नजर रखी जाए और कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी होटलों, ट्रैवल एजेंट और गेस्ट हाउस मालिकों से कहा गया है कि ठहरने वाले पर्यटकों से कोविड दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराएं। महाराष्ट्र में 8,992 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 61,40,968 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल 10,458 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 200 संक्रमित लोगों की मौत हो गई। राज्य में स्वस्थ होने की दर 96.08% और मृत्यु दर 2.03% है। ब्यौरा हमारी मुंबई संवाददाता से। मुंबई में पिछले महीना भर में कोरोना के मरीज दुगने होने की अवधि 300 से 850 दिनों तक बढ़ गई है। नगर निगम ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, जिसके कारण कोविड-19 का फैलाव काफी हद तक कम हो पाया है। वर्तमान में शहर में केवल 68 इमारतों को सील किया गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 596 नए मामले दर्ज हुए, 13 मरीजों की मौत हुई और 780 मरीज स्वस्थ हुए। शहर में फिलहाल 11,269 मरीजों पर इलाज जारी है। पालघर जिले में अब सभी निर्माण इकाइयों में कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कलेक्टर ने औद्योगिक कंपनियों तथा प्रतिष्ठानों को अपने सभी अधिकारी और कर्मचारियों का टीकाकरण तत्काल कराने का आदेश दिया है। इसी बीच महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में रिक्त पदों के लिए होने वाले उपचुनाव को स्थगित कर दिया है। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में 3,339 नए मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में कल 69 मरीजों की मौत दर्ज की गई। 3,441 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वर्तमान में कुल 33,224 मरीज कोविड संक्रमित हैं। कुल 1,51,631 नमूनों की आरटी-पीसीआर जांच की गई। कल कोयम्बटूर में 349 और इरोड में 230 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। चेन्नई में कुल 180 मरीजों में संक्रमण मिला। केरल में जीका वायरस के 13 नए मरीजों के सामने आने के बाद राज्य सरकार ने इस पर नियंत्रण के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। राजधानी तिरुवनंतपुरम में नए रोगियों की पुष्टि के बाद राज्य के सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा है कि वायरस पाए जाने वाली सभी संभावित जगहों पर सभी आवश्यक एहतियाती उपाय किए जाएंगे। बिहार में डेल्टा प्लस वेरिएंट का कोई संक्रमण नहीं मिला है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति का सैंपल भुवनेश्वर जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बरती जा रही है।
इस बीच मोतिहारी नगरपालिका परिषद क्षेत्र में आने वाले 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली डोज लगा दी गई है। राज्य में इस लक्ष्य को हासिल करने वाली ये पहली नगरपालिका परिषद बन गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विभाग DDMA की कल हुई बैठक में कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में चरणबद्ध कार्रवाई कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इस कार्य योजना में 4 तरह के अलर्ट होंगे: लेवल 1 येलो, लेवल 2 एम्बर, लेवल 3 ऑरेंज और लेवल 4 रेड। लेवल 1 येलो तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक कोरोना की संक्रमण दर 0.5% से ज्यादा होगी या एक हफ्ते में 1500 नए मामले आएंगे। लेवल 2 एम्बर तब लागू होगा जब लगातार 2 दिन तक 1% से ज्यादा संक्रमण दर रहेगा या एक हफ्ते के अंदर 3500 नए संक्रमण के मामले आएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। 1500 ऑक्सीजन संयंत्र शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। देशभर में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.2% हुई। गुजरात में स्कूलों की 12वीं कक्षा और कॉलेज 15 जुलाई से खुलेंगे। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 16 जुलाई से खोलने का निर्णय। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल और देहरादून के होटलों में 50% की सीमा निर्धारित की। यूरोपीय संघ के 15 देशों ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सर्बिया के नोवाक जोकोविच कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराकर विंबलडन टेनिस के सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। फाइनल में कल इटली के मात्तेओ बेरेतीनी से खेलेंगे। महिला सिंगल्स फाइनल में आज एश्ले बार्टी का मुकाबला कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को पहले T20 मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से हराया। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804110007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर आज जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ आपसी संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये किसी भारतीय विदेश मंत्री की पहली जॉर्जिया यात्रा है। डॉक्टर जयशंकर तिबिलिसी शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। कल तिबिलिसी पहुंचने पर डॉक्टर जयशंकर ने एक समारोह में जॉर्जिया सरकार और जनता को जॉर्जिया की 17वीं सदी की महारानी सेंट कैटवान के पवित्र अवशेष सौंपे। इस अवसर पर जॉर्जिया में सर्वोच्च कैथोलिक धर्मगुरु और प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। वर्ष 2005 में मध्यकालीन पुर्तगाली अभिलेखों के आधार पर सेंट क्वीन कैटवान के अवशेष गोवा में सेंट ऑगस्टीन कॉन्वेंट में मिले थे। माना जाता है कि ये अवशेष 1627 में गोवा लाए गए थे। बाद में डीएनए विश्लेषण से भी इस अवशेष की सेंट कैटवान के होने की पुष्टि हुई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने कल रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ मॉस्को में बैठक की। बाद में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं और परस्पर विश्वास पर आधारित हैं।
डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत स्पुतनिक टीकों के उत्पादन और इनके इस्तेमाल के लिए रूस के साथ साझेदारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका फायदा केवल भारत और रूस को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को होगा। Right at the start, express my appreciation for the support we got from Russia during the second wave of the COVID pandemic this year. There were 4 consignments which were flown in on a very expedited basis by the Russian government. And of course, as you've also heard, now India has become a partner of Russia in the production and use of the Sputnik V vaccine. And we believe that this is not only good for the two of us, but it has positive implications for the rest of the world. ब्रिक्स देशों ने नवाचार सहयोग कार्य योजना 2021-24 पर सहमति व्यक्त की है। इसका प्रस्ताव भारत ने ब्रिक्स विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचालन समिति की 12वीं बैठक में किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया है कि भारत ने ब्रिक्स देशों के बीच नवाचार अनुकूल तंत्र और नवाचारियों और उद्यमियों के अनुभव साझा करने के लिए इस योजना का प्रस्ताव किया था। डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर चिकित्सा कारणों से जल्द सुनवाई का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। न्यायालय ने 12 जुलाई को सुनवाई का फैसला किया है। पूर्व निर्धारित तिथि 23 जुलाई थी। 62 वर्षीय मेहुल चोकसी पर भारत में पंजाब नेशनल बैंक के साथ 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। कोविड-19 से बचाव के आसान उपाय, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। लंदन में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच ने सेमीफाइनल में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को लगातार सेट में हराया। फाइनल में जोकोविच का मुकाबला 7वीं वरीयता प्राप्त इटली के मातेओ बेरेटिनी से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में बेरेटिनी ने पोलैंड के ह्यूबर्ट हुरकाज को पराजित किया। महिला सिंगल्स का फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बार्टी और 8वीं वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने भारत से पहला 2020 महिला क्रिकेट मैच डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से जीत लिया है। नॉर्थैम्प्टन में वर्षा से प्रभावित मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 177 रन बनाए। भारतीय टीम 178 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 ओवर और 4 गेंदों में 3 विकेट पर 54 रन ही बना सकी। श्रृंखला का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। टोक्यो ओलंपिक में अब केवल 14 दिन रह गए हैं। आज इस कड़ी में हम अपने श्रोताओं को 25 मीटर महिला पिस्टल प्रतिस्पर्धा में भारत की उम्मीद रानी सरनोबत के बारे में बता रहे हैं। राही सरनोबत का जन्म 20 अक्टूबर 1990 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही निशानेबाजी का जुनून था और वे कोल्हापुर की ही 50 मीटर राइफल प्रो विश्व चैंपियन तेजस्विनी सावंत को प्रेरणा स्रोत मानती थीं। बाद में सरनोबत बेहतर प्रशिक्षण के लिए मुंबई आ गईं और वर्ष 2008 में पुणे में आयोजित राष्ट्रमंडल युवा खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। 2011 के विश्व कप में राही सरनोबत कांस्य पदक जीतकर 2012 के ओलंपिक में अपनी जगह बनाने में सफल रहीं। वर्ष 2013 में आयोजित विश्व कप में स्वर्ण पदक पर कब्जा कर उन्होंने दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल की। 2014 में भी ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता, लेकिन कम लोगों को ही पता है कि वे अपनी बाईं कोहनी के दर्द से जूझ रही थीं और काफी अधिक दवाइयां ले रही थीं। इसी वर्ष इंचन में आयोजित एशियाई खेलों में भी उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया, लेकिन उन्हें लंबी स्टेरॉयड थेरेपी लेनी पड़ी और 2016 में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवानी पड़ी। 2018 के एशियाई खेलों में एक बार फिर जोरदार वापसी करते हुए राही सरनोबत ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया और अब टोक्यो ओलंपिक में देश को एक बार फिर राही सरनोबत से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि वे बेहतरीन फॉर्म में हैं और हाल ही में क्रोएशियाई शहर ओसीजेक में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार के स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में ओलंपिक क्विज के कल के विजेता हैं तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के भारत कृष्ण।
ओलंपिक क्विज जीतने पर आकाशवाणी समाचार से भारत कृष्ण ने बातचीत की। I am very happy that this quiz motivates youngsters. I would like to thank my father. My father motivated me to participate in this event. He encouraged me to participate. About SportsCan, I am very happy that the All India Radio is planning a very huge program like this. Gives awareness about Indian athletes and the effort they put in to win huge medals and how they succeed. So I am very proud of winning this. So this is a very good program. Hope this continues. And also, I would wish all the Indian athletes the very best. ओलंपिक क्विज शाम 7:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रसारित किया जा रहा है। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है airsportscan@gmail.com। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर प्रधानमंत्री का निर्देश, अखबारों की बड़ी खबर है। विमलेंदु, दैनिक भास्कर की सुर्खी है 1,500 ऑक्सीजन संयंत्र लग रहे हैं। इनके शुरू होने से 4 लाख ऑक्सीजन बेड और बढ़ जाएंगे। उधर जनसत्ता लिखता है कोरोना के कुल मामलों में 53% महाराष्ट्र और केरल से। पंजाब में बंदिशें खत्म, हरियाणा में 16 से खुलेंगे स्कूल। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है नियम टूटते ही खुद लॉक होगी दिल्ली। तीसरी लहर रोकने के लिए राजधानी में संक्रमण रोकने की चरणबद्ध योजना ग्रैब को दी गई मंजूरी। हिंदुस्तान की खबर है स्वदेशी टीके कोवैक्सीन को वैश्विक मंजूरी जल्द, विश्व स्वास्थ्य संगठन से मिल सकती है जल्द अनुमति। गंभीर लक्षण वाले मरीजों में 93.4% असरदार पाई गई। उचित समय आने पर सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के संविधान के अनुच्छेद 44 पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है सभी जाति धर्म के लिए बने एक समान कानून। सुप्रीम कोर्ट के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने की इसकी वकालत। अमर उजाला की सुर्खी है देश में समान नागरिक संहिता की जरूरत, लागू करने का सही वक्त। भारतीय समाज में टूट रही है धर्म, जाति और विवाह की बेड़ियां, अनुच्छेद 44 महज उम्मीद बनकर न रह जाए। दिल्ली हाई कोर्ट में सोशल मीडिया व्हाट्सएप के बयान पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है नरम पर तेवर, व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर यूजर्स पर नहीं डालेगा दबाव। कंपनी ने कहा डेटा संरक्षण विधेयक आने तक सीमित नहीं होगा उपयोग का दायरा। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के दौरे के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के ऐलान पर जनसत्ता की सुर्खी है जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी विधानसभा की 7 सीटें। दैनिक भास्कर की अहम खबर है 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून आज से फिर होगा सक्रिय, 1 हफ्ते में बारिश की भरपाई। बंगाल की खाड़ी में कल से कम दबाव वाला क्षेत्र बनने से 4-5 दिन मध्य भारत में झमाझम बारिश की उम्मीद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन के उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के उपायों की समीक्षा की। 1,500 ऑक्सीजन संयंत्र शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए। देश भर में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 37 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.2% हुई। गुजरात में स्कूलों की 12वीं कक्षा और कॉलेज 15 जुलाई से खुलेंगे। हरियाणा में 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूल 16 जुलाई से खोलने का निर्णय। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए नैनीताल और देहरादून के होटलों में 50% की सीमा निर्धारित की। यूरोपीय संघ के 15 देशों ने भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जॉर्जिया के विदेश मंत्री के साथ आज द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। और महिला क्रिकेट में इंग्लैंड ने भारत को पहले 2020 मैच में डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 18 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।